हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 इसका देख लिया होगा। तो पार्ट 2 में हम इसको आगे बढ़ाते हुए न्यूट्रिशन इन अमीबा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि अमीबा है क्या और उसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, किस टाइप का होता है ना। तो अमीबा जो है इज़ अ यूनिसेलुलर ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ओमनीवोर है। आप जानते हैं ओमनीवोर क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? इट इज़ होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको। उसमें क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हो एंड देन क्या करते हो, उसको आप सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक करते हो, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस समझिए क्या है। अमीबा क्या करता है, पहले इंगल्फ द फूड। जैसे ही उसको सामने कहीं पे खाना दिखता है तो अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू वो वहां पहुंचता है और उसको इनगल्फ मतलब क्या करता है, इनटेक करता है। तो अमीबा इनगल्फ द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फेक, पोडिया मतलब लेग्स। तो स्यूडोपोडिया बताऊंगा डायग्राम से भी आपको, है ना। द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया व्हेन द फूड कम्स इन कांटेक्ट विथ इट्स सेल सरफेस। अमीबा के सेल सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही फूड आया वो तुरंत अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है, उसको इंगल्फ कर लेता है, उसको इनटेक कर लेता है ना। चलिए तो ये कैसे होता है बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अमीबा है, ठीक है। अब इसके पास मान लेते हैं कि क्या फूड आ गया। तो मान लो यहां फूड आ गया। अब ये फूड इसको चाहिए तो ये क्या करेगा, देखिए ध्यान से क्या करेगा। ये अपना शेप बदल लेता है। अब ये इसने क्या किया, दोनों स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाया ऐसे करके और फूड को यहां रख लिया, थोड़ा अंदर कर लिया फूड को, देख रहे हैं। और फिर अगले कदम में क्या करेगा, अगले स्टेप में आप देखोगे कि ये जो फूड है वो अमीबा के अंदर आ गया, ठीक है। तो फूड दिखा, उसने स्यूडोपोडिया आगे बढ़ाया और फूड को क्या कर लिया, उसने अंदर कर लिया। ये स्टेप है। अब देखो जहां पर इसने फूड को इनटेक किया वहीं पर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। देखो ये देखो यहां पे क्या बनेगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा इस तरीके से फूड के चारों तरफ। और फूड जिस बॉक्स में बंद है वो क्या है, फूड वैक्यूल। तो अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, जिस फूड वैक्यूल के अंदर इनसाइड विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू स्मॉलर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स। उसी फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड जो कि अमीबा को मिला है उसको वो स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। उसके बाद यही फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। एक ही सेल होता है ना, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म में यही डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया एंड दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अमीबा ने उससे एनर्जी ले ली, दैट इज एसिमिलेशन, है ना, वो आपको पता होगा एसिमिलेशन। और उसके बाद जब ये फूड का सारा काम, सारा न्यूट्रिएंट्स ने ले लिया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से जैसे ही ये इन हुआ था ना, उसी तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, ये बाहर कर देता है। मतलब मैं अगली बार एक बनाता हूँ फिर से, देखो मान लो कि ये बनाया। अब जैसे वेस्ट है तो वेस्ट को मैं रेड पेन से दिखाया तो चलो, अब ये वेस्ट यहां पहुंच गया, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या होगा, ये वेस्ट अमीबा से बाहर चला गया। तो इस तरीके से जो है स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये और फिर ये। तो इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस किया जाता है। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इंजेशन होता है, उसने पहले खाना इंटेक किया। डाइजेशन होता है, उसको उसने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्ब कर लिया। एसिमिलेशन आप यहाँ पे एक और ऐड कर लेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो वो एनर्जी उसमें से बाहर निकालेगा, एसिमिलेशन, है ना। और फिर क्या होगा, एजेशन होगा। तो ये पांचों स्टेप्स आपको आगे भी काम में आएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, है ना। अब अपने बारे में पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं
और उसको कैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसको हम डाइजेस्ट करवाते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिर उससे एनर्जी लेते हैं एंड वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है एक तरीके से वो हम पढ़ देंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। ओके जी, अब देखते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग्स द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में जितना भी ये जो प्रोसेस आप देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, अमीबा सिंपल था, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इस काम को करता है ना जी। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इस काम को करता है। तो सबसे पहले सीखते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब कैटाबॉलिक सुन के अच्छा लगता है, उसका मीनिंग तो जान लो, है ना। इट इज अ कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू ए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़ों में तोड़ना इज कैटाबॉलिक, ठीक है ना। तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस in which complex and large components of food are broken down into their respective simpler forms। अब ये respective simpler form क्यों लिखा हुआ है ये आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे फूड के अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। मैं सारे लिखा दूंगा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमाइनो एसिड्स, वो उसका सिंपलर फॉर्म है ना। तो इस तरीके से क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड छोटे छोटे अपने रिस्पेक्टिव सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाते हैं, किसके हेल्प से? वेरियस एंजाइम्स के हेल्प से। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डाइजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो कौन करता है? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब 7 to 8 मीटर्स, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। तो वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं हम लोग। और वहाँ पर वो क्या होता है कि लॉन्ग ट्यूब है ना, कितना होता है? 7 से 8 मीटर, है ना। 7 से 8 मीटर लंबा होता है। चूँकि वो कॉइल्ड होता है तो अपने को पता नहीं लगता कितना लंबा कैसे हो सकता है ना। सेकेंड पार्ट, ऑल द प्रोसेस। डाइजेशन में जितने प्रोसेस होते हैं पूरे प्रोसेस में, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, जितने प्रोसेस हैं ये सारे प्रोसेस इज डन विद इन एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल के अंदर ही ये सारे प्रोसेस जो हैं वो किए जाते हैं, ठीक है जी। अब जो एलिमेंट्री कैनल है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को हमें 1 by 1 स्टडी करना है। तो एलिमेंट्री कैनल में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ। सबसे पहला स्टार्टिंग जैसे माउथ मिला, ठीक है ना। तो माउथ का फंक्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सीखते हैं। तो माउथ जो है, फूड एंटर्स इनटू एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम माउथ। पूरे एलिमेंट्री कैनल में जो खाना एंटर कर रहा है पहली बार, वो कहाँ से एंटर करेगा? माउथ से एंटर करेगा। तो फूड माउथ से एंटर कर गया, ठीक है। अब माउथ के अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक टंग होता है, एक टीथ होता है, ठीक है ना। टंग एंड टीथ। अब आपके मन में ऐसा सलाइवा भी होता है, बट अभी हम एंजाइम की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम एंजाइम की बात करेंगे तो डिटेल में सिर्फ एंजाइम की ही बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा एंजाइम आके हेल्प करता है और क्या हेल्प करता है। अभी हम सिर्फ पार्ट्स का नाम पढ़ रहे हैं। तो माउथ में कितना होता है? 2 पार्ट होता है, टंग और टीथ, है ना। टंग जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन। उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, तो टंग क्या है? हाईली मस्कुलर होता है, बहुत सारे उसमें मसल्स ही होता है पूरा का पूरा, है ना। सेंसरी ऑर्गन, ये क्या करता है? सेंस करता है कि इसको प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, है ना। जैसे देखो ये बकल कैविटी इसको बोलते हैं। तो बकल कैविटी का जो ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे टंग प्रेजेंट है। बकल कैविटी के फ्लोर पे टंग प्रेजेंट होता है। क्या होता है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर होता है। नंबर 2, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है। सॉरी, देखिए, तो टंग क्या करता है? टेस्ट प्रोवाइड करता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, ठीक है। एक तो टेस्ट प्रोवाइड कर दिया उसने, उसके बाद जो सलाइवा सीक्रेट हुआ उससे खाने को मिक्स करने का काम भी टंग ही करता है। और तीसरा जो इसका इस चैप्टर के बाद का यूज़ है दैट इज़ स्पीच, वो अपने को बोलने में हेल्प करता है ना जी। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके टीथ के बारे में। तो टीथ कितने? 4 होते हैं, पता होगा आपको, है ना। इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो उस पर हमें उतना भी जाना नहीं है, बस उसके फंक्शन पता होने चाहिए कि उसमें ग्राइंडिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड होता है। ये टीथ का हेल्प है, यानी कि माउथ अपने को टंग और टीथ के फॉर्म में कुछ हेल्प करता है। चलिए अब माउथ के बाद हम पहुँचे हैं कहाँ पे? फेरिंग्स पे।
अभी जब ये सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं आपको डायग्राम से सबके लोकेशन बता दूंगा, बट अभी पहले समझते हैं फंक्शन क्या होता है ना। तो फेरिंग्स जो होता है, जैसे यहाँ पर मैं है ना वॉइस बॉक्स, तो उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट ऊपर यहाँ पर होता है फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स होता क्या है, तो इट इज़ अ स्मॉल फनल शेप्ड चैम्बर। फनल समझते हो ना कैसा होता है, फनल इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। तो ये फनल शेप्ड चैम्बर होता है जो कि ओरल कैविटी के पीछे होता है। ओरल कैविटी हो गया, इससे पीछे क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया, है ना। इसका काम क्या है, तो इट कम्युनिकेट्स विथ बोथ विंड पाइप एंड ओसोफेगस। यानी कि एक जो जैसे हम सांस लेते हैं, एक तो जाता है हमारे कहाँ पे, विंड पाइप में जो पहुँचता है लंग्स में, और एक होता है पीछे, जैसे वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में, और वो कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। तो दोनों पाइप जो वहाँ पर होता है, फूड पाइप और विंड पाइप, इसको कम्युनिकेट कौन करवाता है, फेरिंग्स करवाता है, ठीक है। कभी कभार होता है ना, हम खाते वक्त कभी ज़ोर से हंस देते हैं, कुछ देख लेते हैं, ऐसा हंसते हंसते या चलते हुए खाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कहते हैं खाते वक्त कभी भी आदमी को ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बैठ के खाना चाहिए, है ना। तो वो जो डिसीजन है कि यहाँ फूड आया वो कहाँ पहुँचेगा, इसको कम्युनिकेट करवाता है कौन, फेरिंग्स करवाता है, ठीक है। चलिए अब खाना क्या हो गया, ओसोफेगस में आ चुका है। तो ओसोफेगस यहाँ से एक ट्यूब बनती है ना। तो ओसोफेगस क्या है, इट इज़ अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, थिन है, लॉन्ग है, मस्कुलर ट्यूब है, दैट लीड्स टू स्टमक, जो कि स्टमक में पहुँचता है। तो यहाँ से इस तरीके से ओसोफेगस होता है, और वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके स्टमक पे, इस तरीके से वो पहुँच गया, ठीक है। चलिए अब कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, स्टमक पे पहुँचते हैं। तो स्टमक क्या है, इट इज़ द मोस्ट डायलेटेड जे शेप्ड पार्ट। स्टमक को काफ़ी आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी देखा कि इतना, कभी कभी बहुत कम, कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर भी सब एडजस्ट हो जाता है। मोस्ट डायलेटेड जे शेप्ड पार्ट, जे शेप का होता है, देखो जे शेप का होता है, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का ये जे शेप्ड और मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है। नंबर 2, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो स्टमक में, स्टमक के वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। मैं बताऊंगा आपको ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, अभी बस मुझे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और उनका काम क्या है, जो फूड हमने खाया है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करना, उसको थोड़ा सा वो डाइजेस्ट करता है, ठीक है जी। चलिए इसमें एक पॉइंट हम और नोट कर लेते हैं, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद एक स्पिंस्टर मसल होता है जो कि फूड को स्टमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो नोट कर लेंगे, गैस्ट्रिक स्पिंस्टर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम stomach to small intestine, from stomach to small intestine। इस पे तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ गया था एक बार। ये स्पिंस्टर होता है ना, इसका नाम याद रखना। स्पिंस्टर मसला काम क्या है कि वो अलाउ करता है, जैसे कि होता है ना कि कहीं से कोई चीज़ आया तो वहाँ कुछ देर रुकेगा तब आगे बढ़ेगा, तब तक स्टमक उसको कंट्रोल कर, तब तक स्टमक उसको अपना जो भी उसको करना है स्टमक को फूड के साथ वो करेगा। तो ये काम कौन कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक स्पिंस्टर। गैस्ट्रिक स्पिंस्टर ही कहता है कि भाई अब हो गया, अब तुम कहाँ जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाओ। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा स्टमक हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद खाना पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू पहुँचता है, मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक स्पिंस्टर ये काम को अलाउ करता है कि भाई हाँ आप जा सकते हैं यहाँ से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें पहले समझिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है। अभी मैंने बताया आपको कि हम सिर्फ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, पार्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे इसके सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे मैकेनिज्म। तो मैं बताऊंगा वहाँ पे कि सब जगह क्या क्या होता है। अभी सिर्फ पार्ट्स का नाम पढ़ रहे हैं, सेगमेंट में चलेगा, जब आपका नोट्स तैयार होगा तो वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा, है ना। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, लगभग 6 मीटर लंबा होता है ये लगभग कितना होता है, 6 मीटर लंबा होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट पूरे एलिमेंट्री कैनल का जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। अब जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें
इंटेस्टाइन काफ़ी लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो एलिमेंट्री कैनल्स, या सॉरी अगर मैं बात करूँ इंटेस्टाइन की, तो वो क्या काफ़ी लेंदी होता है। किसमें? हार्बीवोर्स में। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें इंटेस्टाइन काफ़ी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि मीट इज ईजिली डाइजेस्टेबल। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइगर में और डियर में किसका इंटेस्टाइन ज़्यादा लेंदी होगा, तो क्या बोलेंगे? डियर का। क्यों? क्योंकि वो हार्बीवोरस है ना। तो हार्बीवोरस का इंटेस्टाइन लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए हम भी कहीं ना कहीं हार्बीवोर हैं, तो हमारा भी इंटेस्टाइन लेंदी है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि स्टमक में सिर्फ पार्शियली डाइजेस्ट हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेक्रीशन फ्रॉम लिवर, लिवर से कुछ, अच्छा व्हाट इज सेक्रीशन? लिवर ने जो प्रोडक्ट बनाया उसने कहा हम भी खाना को पचाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, दैट इज सेक्रीशन, है ना। तो लिवर से कुछ सेक्रीशन और पैनक्रियाज से सेक्रीशन। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, लिवर बनाता है बाइल जूस। सब पढ़ाएंगे आपको आराम से, ठीक है। लेकिन अभी समझिए आप कि लिवर और पैनक्रियाज से जो सेक्रीशन, जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और जाके डाइजेशन प्रोसेस में अपने को हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है, इसमें बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। इनका विली का काम क्या है कि ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, आज मैं आपको इसको फील कराता हूँ कि किस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जैसे कि पहले केस में हम मान लेते हैं कि किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने फूड पार्टिकल्स आएंगे वो ऐसे इस पर एब्जॉर्ब हो सकेंगे। तो गिनती के देखा आपने 7-8 जो भी हैं ये एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन मान लीजिए रियल में कैसा होता है, असली में जो हमारा इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो ये तो होता ही है। इसमें क्या होते हैं? न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरीके से। मैं और थोड़ा पतला बना सकता हूँ, ये इस तरीके से दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो, इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर इस सभी एंड्स पे, देख रहे हो, इस सभी जगहों पर जो है ये फूड पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा, मतलब सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है एब्जॉर्ब होने के लिए, है ना, इस तरीके से। और पूरे में बढ़ लो आप, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इतने एब्जॉर्ब हो पा रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। क्यों? विले की वजह से, जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये हो गया। अब हम लगाते हैं कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन कहने को लार्ज है, लेकिन इसका लेंथ कम होता है। तो लार्ज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, थिक ज़्यादा होता है ये, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर होता है, लार्ज उसको बाहर होता है, थिक होता है। ओके, बिल्कुल पढ़ेंगे आगे हम लोग कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं, है ना। बट अभी सिर्फ समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। मैं एक साथ आपको सब कुछ बताना नहीं चाहता, सेगमेंट वाइज एक सिस्टमेटिक नोट्स में आपका तैयार करवाऊंगा और सिखाऊंगा। तो इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ वाइडर डायमीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है अगला पार्ट जो पढ़ना हमें वो है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? तो ये लास्ट ब्रॉड चैम्बर होता है, ब्रॉड थोड़ा सा होता है ना। तो ब्रॉड कैसा होता है? जैसे कि यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, तो फिर ये थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड चैम्बर आपको ऐसा कुछ दिखता है इस तरीके से। और क्या बोलते हैं इसको? हम लोग रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम का काम क्या है? तो इट स्टोर्स फेशियल, फेस क्या होता है बताइए? या फेशियल मैटर मतलब हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी ने रिलीज किया है, सॉलिड वेस्ट। एक तो यूरिन होता है लिक्विड वेस्ट, और फेशियल मैटर क्या? सॉलिड वेस्ट हो गया। तो उसको ये थोड़ी देर के लिए क्या करता है? स्टोर करता है, थोड़ी देर के लिए, है ना। अब लास्ट पार्ट क्या होता है? एनस। एलिमेंट्री कैनल का लास्ट पार्ट क्या होता है? एनस होता है। तो इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का अंतिम पॉइंट ही आ गया, है ना। यहाँ क्या होता है? तो एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में है उसका एग्जिट होता है यहाँ से, और इसको कंट्रोल कौन करता है? एनल स्पिंस्टर। एनल स्पिंस्टर जो कि एनस में होता है, ध्यान रखिएगा, एनस है इसलिए एनल बोला गया है इसको। तो
बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि नेम द 2 स्फिंक्टर मसल्स जो कि कंट्रोल करते हैं या हमारे कौन कौन से स्फिंक्टर मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आया था, 2.5 नंबर का आया था, सिर्फ नाम लिखना था। तो 2 स्फिंक्टर मसल होते हैं, कौन कौन से? एक तो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक से खाना जब चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है एनल स्फिंक्टर जो कि एनस में होता है, जो कि वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकलेगा उसको कंट्रोल करेगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल क्या है कि कई बार हम बाहर पब्लिक प्लेस पे होते हैं और हमें जोर से ऐसे मान लीजिए टॉयलेट आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो तुरंत थोड़ी ना टॉयलेट वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो वो उसको कंट्रोल करके रखता है, और वो काम कौन करता है? एनल स्फिंक्टर। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अवेलेबल है। आपको पहले तो ये डायग्राम अच्छे से नोट करना है, मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे माउथ से हम चालू कर रहे हैं। माउथ मैंने बताया आपको एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट एंड जो वो एनस पे होता है। तो माउथ के बाद आप देखेंगे माउथ में क्या है? टीथ और टंग वहाँ आपको दिखेगा, है ना। अब टीथ और टंग के बाद जो फूड है वो आगे एंटर करता है। आपको यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स दिखाई देंगे। अभी हम ग्लैंड्स की बात तो कर नहीं रहे, ग्लैंड्स का तब करेंगे। तो पहले माउथ में खाना एंटर हुआ, वहाँ से टीथ और टंग ने क्या किया? उसको टंग ने मिक्स किया सलाइवा से, टीथ ने उसको स्मॉल पार्ट्स में टीयर किया, और फूड उसके बाद आगे चलता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का अपना काम है, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। फिर फेरिंग्स आपको दिख गया। मेरा काम अभी ये है कि आपको पार्ट्स को मैं विजुलाइज कर दूँ कि पार्ट्स कहाँ पे क्या क्या होते हैं। तो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से आगे बढ़े कहाँ? एपिग्लोटिस, उसका काम है कि उसको फिल्टर करना कि फूड यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, मतलब विंड पाइप में जाएगा कि फूड पाइप में जाएगा। उसके बाद हम पहुँचे कहाँ पे? ओसोफेगस में। ओसोफेगस से खाना कहाँ पहुँचा? स्टमक में। इट इज़ द जे शेप, पता है ना, मोस्ट डायलेटेड पार्ट, जे शेप। वहाँ से फूड आया कहाँ पहुँच गया? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या बना हुआ है? थिक सा लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन वहाँ पे रेक्टम, और फिर क्या आ गया? एनस आ गया। अभी आपको रास्ते में यहाँ पे लिवर भी दिखा होगा, लिवर भी हेल्प करता है डाइजेशन में। उसके बाद आपको रास्ते में पैनक्रियास दिखा होगा। उसके बाद आपको गॉल ब्लैडर दिखा होगा, ग्रीन कलर का वहाँ बना हुआ है, जो कि कुछ देर के लिए लिवर के सेक्रेशन को स्टोर करता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये पूरा आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके सभी पार्ट्स के लोकेशन आपको याद रखने चाहिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, और इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। थैंक यू सो मच।